ओके, तो जीओसी दैट मीन्स है ना, जीओसी क्या एक्सप्लेन करता है? तो ये आपके पास में एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। कोई भी रिएक्शन है ना, सीधे प्रोडक्ट में आपको विजुलाइज होता है। भाई जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं वाटर के अंदर है ना सॉल्ट को डिसॉल्व करूं, तो तुम्हें सॉल्टी वाटर मिल जाता है। लेकिन NaCl वाटर में किस तरीके से डिसॉल्व हो रहा है ना? NaCl के पास लैटिस एनर्जी है, वाटर के पास हाइड्रेशन एनर्जी है। हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी पे डोमिनेट होती है, तब जाकर के आपके NaCl का बॉन्ड फ्यूज होता है, तब जाकर के वो डिसॉल्व होता होगा। तो कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है, तो सीधे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है, वो एक बीच में इंटरमीडिएट जरूर फॉर्म करता है। इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। ये इंटरमीडिएट जो होते हैं ना, आपको इस चैप्टर में इस इंटरमीडिएट की कहानी को ही समझना है। जीओसी कुछ नहीं है, जीओसी एक्सप्लेन करती है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को। भाई कोई रिएक्शंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो सीधे सीधे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच की एक सिचुएशन जनरेट होती है। उस इन सिचुएशन को, उस इंटरमीडिएट कंडीशंस की सिचुएशन को समझने के लिए जो चैप्टर फ्रेम किया गया, उस चैप्टर को हम क्या बोल देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? जीओसी। अच्छा बात यह है कि सर इंटरमीडिएट बना ही क्यों, सीधे प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है? तो हमने कहा देखो क्या होता है, आपने बॉन्ड फॉर्मेशन की कहानी पढ़ी है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन की कहानी अगर आपने पढ़ी है ना, तो वो चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, आपने जितने भी टाइप की बॉन्डिंग हो सकती थी ना, सबका सब कहां पढ़ लिया? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया। आपने दो एटम के बीच में बॉन्डिंग कराई, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। दो एटम आपस में बॉन्ड बना क्यों रहे थे? स्टेबिलिटी के लिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं कि यार हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग करी, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग करी, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या बनाया? H2 बनाया। तो H2 गैस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तभी तो H एटम ने बॉन्डिंग करी होगी। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि H2 और Cl2 अब दोबारा बॉन्डिंग नहीं कर सकते, ये दोबारा ही बॉन्डिंग कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो अब प्रोडक्ट बन रहा है वो पहले वाले से क्या हो जाए? ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं या रिजिड नहीं हो सकते हैं कि एक बार बॉन्ड फॉर्म्ड हो गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता है, या दूसरे तरीके से अपने आप को बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। बिल्कुल बना सकता है। बस कंडीशन ये है कि अगर आपका नेक्स्ट बॉन्ड फ्यूज्ड होकर के जो नए बॉन्ड को फॉर्म्ड करे, वो पुराने वाले बॉन्ड से क्या हो जाए? ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो बॉन्ड ब्रेक भी होगा और नए बॉन्ड फॉर्म्ड भी वो कर लेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आपका पुराना बॉन्ड फॉर्म्ड होगा और वो जब नए बॉन्ड को फॉर्म्ड करेगा, तो उस बीच में उसे कुछ देर के लिए अपने आप को अनस्टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। तो उस अनस्टेबल की कंडीशन को हमें समझना है। इस चैप्टर में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की कहानी को सीधे सीधे अंडरस्टैंड करना है, समझना है। तो हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है बॉन्ड ब्रेकिंग की, और बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद किसकी बात करनी है? इंटरमीडिएट्स की।
तो हम बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉन्ड ब्रेकिंग की। तो यहां पर आया बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग, जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो दो तरीके से होता है। अब ये जो दो बॉन्ड ब्रेकिंग है उसमें दो कैटेगरी कौन सी होती है? तो एक कैटेगरी जो हमने बनाई है वो होता है कि जो बॉन्ड फ्यूज्ड हो रहा है वो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूज हो रहा है, और एक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो एक कैटेगरी है होमोलिटिक और एक कैटेगरी होती है हेट्रोलिटिक। होमोलाइसिस, दूसरा होता है हेट्रोलाइसिस। ठीक है, होमोलाइसिस बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है? कब आपका बॉन्ड होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कराता है। ठीक है, तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है जब आपके पास या तो क्या हो, सनलाइट हो। क्या कंडीशन दे रखी हो? सनलाइट। ठीक है, या आपके पास क्या हो, परऑक्साइड। परऑक्साइड में क्या क्या हो सकता है? H2O2। ठीक है, या बेंजाइल परऑक्साइड, या फिर हाई टेम्परेचर। क्या दे रखा है? हाई टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर होता है अप्रोक्स 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। हाई प्रेशर कम से कम 200 एटीएम के आसपास होना चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर कंपाउंड, इनमें से कोई भी एक चीज होनी चाहिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, होमोलाइसिस हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में हमेशा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फ्री फॉर्मेशन होता है? कार्बन फ्री रेडिकल। अब यार ये फ्री रेडिकल कैसे बनता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा CH3 और यहाँ लिखा Cl। तो आपने यहाँ पर सनलाइट रखा, तो हाइड्रोजन कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे बॉन्डिंग करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन ने भी कितने इलेक्ट्रॉन दिए? एक इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फ्यूज हुआ, तो CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया और Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्री रेडिकल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री रेडिकल। दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो इसे हम बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर है भाई? ठीक है, तो अगर इन जनरल फॉर्म में बात करें तो हम कह सकते हैं Rx in presence of sunlight, then it gives what? R free radical plus X free radical। तो इसे क्या बोलोगे आप?
एल्काइल फ्री रेडिकल। क्या बोलोगे सब आप इसे? एल्काइल फ्री रेडिकल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यार अगर हमारे पास हिट्रोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, हिट्रोलाइसिस। हिट्रो हिट्रोलाइसिस। तो देखो, अगर तुम हिट्रोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज की बात कर रहे हो तो हिट्रोलाइसिस में क्या होता है, बॉन्ड इक्वली फ्यूज नहीं होता है, दे आर डिपेंड ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। विच टाइप ऑफ कंडीशन? देखिएगा ध्यान से। देखो, सबसे पहले ये समझो कि यार हिट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होता है, जब आपके पास में पोलर सॉल्वेंट आ जाए। सॉल्वेंट कैसा आ जाए? इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में आता है अल्कोहल, वाटर, ईथर एक्सेट्रा, ये आ जाए। या आपके पास में क्या आ जाए, लो टेम्परेचर, ठीक है ना, या इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन आ जाए। तो अगर इनमें से कोई एक सिचुएशन लग जाएगी तो आपका हेट्रोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। अब जो हेट्रोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज होता है उसमें दो कैटेगरी हो सकती है। या तो जो आप कार्बन की बात कर रहे हो, जो भी आपने कार्बन इसमें कंसीडर कर रखा है, उसमें अटैच एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, आर से ज्यादा हो। जैसे मान लो आर एक्स लिखा, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर आर ओ, आर एक्स बन टू ट्राई भाई, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो आर पॉजिटिव और एक्स क्या बन जाए, नेगेटिव। तो जब हिट्रोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज होता है तो बताओ क्या मिल रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। क्या बोलोगे आप इसे? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। ठीक है। यस। या आप इसे कार्बेनियम आयन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसे? कार्बेनियम आयन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने लिखा CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलोगे, CH3 पॉजिटिव और क्या बोलोगे, Cl नेगेटिव आयन। तो CH3 पॉजिटिव इज व्हाट, मिथाइल कार्बोकेटायन। मिथाइल कार्बोकेटायन। और अगर आप दूसरी तरफ बात करेंगे तो ऐसा हो कि कार्बन से अटैच एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा CH3 और H, तो CH3H में अगर आप कोई सॉल्वेंट यूज करते हो लाइक NaNH2, ठीक है, लाइक NaNH2, then it produce what, CH3 negative or H positive ion, then it is what, carb anion। कार्बन आयन। और क्योंकि मिथाइल ग्रुप है तो इसे क्या बोलना, मिथाइल कार्बन आयन। तो यानी कि दो कैटेगरी में फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन। इसके अलावा हिट्रोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज में कुछ और भी इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, तो मैं अब उनकी नाम लिख दे रहा हूँ। हिट्रोलाइसिस इंटरमीडिएट्स में बात कर रहा हूँ। हिट्रोलाइसिस, तो एक कैटेगरी होती है इसमें, कौन सी,
कार्बोकेटाइन की, दूसरी कौन सी है? कार्बेनाइन की, नेक्स्ट कार्बीन की, नेक्स्ट है नाइट्रीन की। और भी होते हैं, बेंजीन वगैरह भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बात करेंगे हम। इसमें जो मेन फोकस करने वाला पॉइंट है अभी फिलहाल स्टार्टिंग में एकदम, वो आपको ये समझना जरूरी है और ये समझना जरूरी है ना। कार्बिन नाइट्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये धीरे धीरे आएंगे, यानी कि 12th के पार्ट्स में भी ऐड होते रहते हैं। ठीक है, ओके। अब एक एक करके है ना, इनको है ना हम समझते हैं। ये जो मैंने जितने भी आपको बॉन्ड क्लीवेज करना सिखाया है, इस क्लीवेज करने को थोड़ा और समझते हैं और डिटेल से बात करते हैं हम। एक सेकंड, कॉपी करना थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, लास्ट पार्ट। या ओके, डन। हाँ Yes, sir. You Okay. can scroll now. सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट। तो हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो हम कोवलेंट बॉन्ड को फ्यूज कर रहे हैं। भाई बॉन्ड जो ब्रेकिंग कर रहे हैं, वो हम कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड को फ्यूज करना सीखते हैं। तो कोवलेंट क्लीवेज, ये तो हेडिंग है हमारी। कोवलेंट क्लीवेज, तो कोवलेंट क्लीवेज में सबसे पहले बात करी हमने किसकी? होमोलाइसिस की। सबसे पहले बात किसकी करी हमने? होमोलाइसिस की। होमोलाइसिस, या इसी को हम बोलते हैं नॉन आयनिक क्लीवेज। नॉन आयोनिक क्लीवेज, नॉन आयनिक क्लीवेज। नॉन आयनिक क्लीवेज जो होता है, उसमें क्या होता है? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये सी है, ये है और ये है, और यहाँ पर क्या है? एक्स है। अब यहाँ पर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आपको ये बॉन्ड क्लीवेज करना है, ये वाला, ये वाला। क्या करा आपने? होमोलाइसिस कराया, राइट। होमोलाइसिस, होमोलाइसिस। तो इसने क्या फॉर्म किया? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया, ये बन गया। ठीक है, अब इस फ्री रेडिकल की कहानी को समझिए आप। तो हमने कहा कि यार देखो बेसिकली क्या है, ये फ्री रेडिकल है। तो इफ टर्मिनल एटम अटैच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज लेस देन 2.5, then its electrons not participate in hybridization। तो अगर मैं इसकी कहानी को समझूं, तो दिस वन सी, दिस वन एंड दिस वन, और ये इसके पास एक ऑर्बिटल है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब इसकी जो ज्योमेट्री है ना, वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, ध्यान रखिएगा, ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगी।
यहाँ पे मैं पहले समझा दे रहा हूँ, जो CH3 फ्री रेडिकल होता है ना, इसका जो हाइब्रिडेशन होता है ना, वो क्या होता है, sp2। क्यों, यहाँ पर H रखा हुआ है और H की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.5 से क्या होती है, कम होती है। तो अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 से कम है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो हाइब्रिडेशन क्या गया, sp2। बताओ इसकी ज्योमेट्री कैसी है? डायगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट, ऑक्टेट कैसा है इसका? ऑड नंबर। इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कम होगा। हाईली अनस्टेबल। अगर स्टेबल कम है तो रिएक्टिविटी क्या होगी इसकी, ज्यादा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, तो दैट बिहेव एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन लवर कौन हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। दिस वन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट। अब बात आती है, ये तो होमोलिसिस बॉन्ड क्लीवेज था। अगर हम हेट्रोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज करा करके कार्बोकेटायन को फॉर्म करना चाहें तो कैसे बनता है? तो सेकंड कैटेगरी, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन में क्या होगा कि अटैच एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी, और वो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव करा लेगा। ऐसा तब हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ C इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ X होगा। दैट मीन्स हेट्रोलाइसिस क्लीवेज। हेट्रोलाइसिस। तो क्या बनेगा ये, दिस वन। ये पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। डन। अब इस सिचुएशन पे इसकी ज्योमेट्री को समझते हैं। तो ये तो सीधे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो कहानी कैसी होगी, C दिस वन। ठीक, दिस वन। सो हाइब्रिडेशन इज व्हाट, sp2। टू। ज्योमेट्री इज व्हाट, डायगोनल प्लेनर। Trigonal planar. ऑक्टेट। Incomplete होगा। लो स्टेबिलिटी तो हाई रिएक्टिविटी होगा। बिल्कुल सही है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इलेक्ट्रो। हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल।
मोर रिएक्टिव और बिहेव कैसा करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बिल्कुल सही आंसर। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके भाई, ये बन गया कार्बन। अब लास्ट बात करते हैं कार्ब एनाइन को। तो कार्ब एनाइन कब बनेगा? केस नंबर 3, कार्ब एनाइन। कार्बन आयन, कार्बन आयन तब बनेगा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन is greater than electronegativity of any other element. This one. इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर की तरफ मूव करेंगे? कार्बन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन is greater than electron negativity of Y. बॉन्ड कैसा फ्यूज कर रहा है? Hydrolysis. Hydrolysis. Then it convert in this one. Okay. Geometry. देखिए जरा एक बार इसकी। This one. बताओ हाइब्रिडेशन क्या रहेगा इसका? sp3, sp3 होगा। sp3। टेट्राहेड्रल। मतलब ज्योमेट्री के पिरामिडल। सर ज्योमेट्री पिरामिडल होगा कि हाइब्रिड की शेप पिरामिडल होगा सर? ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। जो होगी टेट्राहेड्रल होगी, से पिरामिडल होगा। ठीक है। ऑक्टेट कैसा है इसका? कंप्लीट। कंप्लीट ऑक्टेट। स्टेबल लेकिन होगा एक तो प्रॉब्लम है, रिएक्ट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कर पाएगा। लेकिन क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नहीं, Stable कार्बन होगा। के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी कार्बन की नहीं होती। कार्बन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो होगा तो अनस्टेबल। हाँ, न्यूक्लियोफाइल। यस। हाईली अनस्टेबल, highly unstable but more reactive, more reactive. Or it behave as what? Nucleophile. Behave as nucleophile. ठीक है। अब ये जो मैंने आपको 3 इंटरमीडिएट बताए, फ्री रेडिकल, जनरली, कार्बोटाइन और कार्बोनाइन, ये इंटरमीडिएट्स हैं। तो अब हमें ये समझना है कि कौन कौन से फैक्टर इन इंटरमीडिएट को स्टेबल करते हैं, ये स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये फैक्टर्स हमें अब इनके ऊपर लगाना है। हमारा टॉपिक यही है। बेसिकली चैप्टर में हमें इंटरमीडिएट को स्टेबल करने वाले इफेक्ट्स के बारे में समझना है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम
इफेक्ट्स की बात करते हैं या फैक्टर्स की बात करते हैं जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो फैक्टर factors affecting stability of intermediates। ये ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने होते हैं वो समझिए अब। तो जो सबसे पहला फैक्टर है, जो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान समझिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो फैक्टर है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस। थर्ड है मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमेरिक। नहीं, उसके बाद है हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, इसी का एक पार्ट है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखना, ध्यान समझना। देखो एक्चुअल में क्या है, इस चैप्टर को अगर थोड़ा मैं और अच्छे तरीके से बोलूं कि मतलब इस चैप्टर का बेसिक ग्रिप क्या है, क्या कहना क्या चाहते हैं, तो दिस चैप्टर इज एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली चैप्टर आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझाता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी इंटरमीडिएट्स में, किसी भी है ना रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या हो रहा है, ये इस चैप्टर का बेसिक पार्ट है। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो दो कैटेगरी का होता है। इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट ही दो तरीके से होता है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो जो तुमने अभी ये इफेक्ट पढ़े हैं ना मैंने, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जो मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली क्या है ना, परमानेंट इफेक्ट्स हैं। कैसे इफेक्ट है? परमानेंट। कौन से इफेक्ट है? परमानेंट। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये अपने आप ही काम करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स में ये अपने आप काम करते हैं, लेकिन सारे इफेक्ट ऐसे नहीं होते। कुछ इफेक्ट ऐसे भी होते हैं, है ना, जो अपने आप काम नहीं करते हैं। उसी में एक इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो तुमने बोला ना इलेक्ट्रोमेरिक। तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है बोला तो तुमने बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, लेकिन क्या है ना, वो परमानेंट इफेक्ट नहीं है। वो कैसा इफेक्ट है? टेम्परेरी इफेक्ट है। हाँ, इफेक्ट तो सही है, बिल्कुल सही तुमने बोला था, लेकिन वो परमानेंट इफेक्ट नहीं है, वो टेम्परेरी इफेक्ट है। हम ये कह रहे हैं कि यार हमें कौन सा इफेक्ट बनना है, तो हमने कहा यार देखो यार, हम तो है ना परमानेंट इफेक्ट की बात कर रहे हैं।
तो परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट दो अलग अलग इफेक्ट हो गए। अब क्या मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें? बोलो बेटा। सर आपका स्क्रीन सडनली मुझे दिखाई नहीं दे रहा, शायद मेरा नेटवर्क इशू है। मिल्किना, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? No, I thought वो 2 मिनट हो जाएगा इसलिए I didn't see anything. Yeah, it's not coming to screen. Hello? Wait. Yeah. Clear? It is clear? हाँ सर, अब आ रहा है। ओके तो बेसिकली हमने कहा कि हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बेसिकली जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये हम पढ़ रहे डिस्प्लेसमेंट। हैं, हम इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट को समझना चाहते हैं। दैट मीन्स क्या मैं यहाँ पे लिख दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट है, हमने कहा ना कि ये दो कैटेगरी का है, टेम्परेरी और परमानेंट। तो जो मैंने अभी आपके सामने इफेक्ट्स लिखा है ना, ये परमानेंट इफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। कौन से इफेक्ट में आते हैं ये? परमानेंट। किस में आते हैं ये? परमानेंट। परमानेंट इफेक्ट में। या परमानेंट इफेक्ट में। तो बात ये आई कि सर क्या टेम्परेरी भी इफेक्ट्स होते हैं क्या? हाँ, टेम्परेरी इफेक्ट्स भी होते हैं। तो टेम्परेरी इफेक्ट्स में बात करोगे टेम्परेरी इफेक्ट्स में बात करोगे तो इसमें वो इफेक्ट आएंगे। अब बोलो मिल्की, कौन से इफेक्ट थे? एक तो कौन सा था तुमने बोला था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक और होता है जिसे बोलते हैं इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो दो तरीके के इफेक्ट्स हो गए, एक टेम्परेरी इफेक्ट हो गया भाई, एक परमानेंट इफेक्ट हो गया। तो बेसिकली हमें यहाँ पर टेम्परेरी इफेक्ट के बारे में डिस्कस करना, हमें किसके बारे में बात करना है? परमानेंट इफेक्ट के बारे में बात करना है। क्लियर ना? तो सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट इफेक्ट्स की। तो उसमें सबसे पहले आता है इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ये इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो शिफ्ट होते हैं। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होता है वो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। ठीक है, हम कह सकते हैं पार्शियल शिफ्टिंग
of sigma bonded electrons towards more electronegative atoms is known as what? Inductive effect. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आपके पास, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग तो तुमने डायपोल में ही पढ़ा है। H और Cl में भी सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ना, शिफ्ट होते हैं क्लोरीन की तरफ। वो डाइपोल है। डाइपोल हमेशा दो एलिमेंट के बीच में निकाला जाता है। इंडक्टिव जो होता है वो कार्बन चेन में निकाला जाता है। तो समझिएगा ध्यान से। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए कि दिस स्ट्रक्चर व्हाट, H C H C H and this what is what? This is Cl. तो यार हमें पता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, अच्छा देखो गेम क्या होता है यार, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यार आपको है ना थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। तो मैं आपको है ना एक थोड़ा सा पहले एक जनरली ऐसे ही है ना कुछ एलिमेंट्स लिख के दे रहा हूं, है ना, आप उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको लर्न नहीं है ना तो आपको थोड़ा सा ग्रिप है ना में जो फीलिंग होगी ना वो कम आ जाएगी। सर है ना, तो वैल्यूज है ग्रिप में क्या आप सर? या वैल्यूज हैं। ओके सर। ठीक है ना, तो वो याद होनी चाहिए आपको। तो ये सर ये एक्स्ट्रा करके केमिकल लिख लीजिएगा। बॉन्डिंग में भी था ना सर, एक यस टेबल यस यस में? यस, केमिकल बॉन्डिंग में था। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ऐसे ही लिख के दे रहा हूँ, बहुत आसान लिख के दे रहा हूँ, है ना, आप इसे एक्स्ट्रा करके कॉपी कर लीजिएगा। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है ना। इसके बाद आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हाइड्रोजन का जो होता है ना बेटा, ध्यान रखना, अभी है इसको याद करना पड़ेगा आपको, ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। हाइड्रोजन का होता है 2.1, लिथियम का होता है 1, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। क्लियर। देखो आसान, आज एकदम बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बताओ। 0.5 इंक्रीज होता जा रहा है 1 से। 0.5 इंक्रीज कर जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना। हाँ अब सर। समझना, अब दिक्कत है थोड़ी सी। इसका होता है 0.8, 0.8। इसका होता है 1.2, इसका होता है 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 और इसका होता है 3.04। नाइट्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ब्रोमीन का होता है 2.8 और आयोडीन का होता है 2.5। तो यार ये आपको याद करना पड़ेगा। हाँ है ना, सर, ये सिर्फ आप, वो थर्ड ग्रुप का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ, उसके बाद थर्ड ग्रुप का उस थोड़ा सा सब प्रॉब्लम हो आसान है। जाएगा, बाकी सब इजी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, थर्ड ग्रुप का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बाकी सब इजी है। ठीक है ना, एक दो बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है,
तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ना वो 2.5 होती है। लेकिन अगर कार्बन sp2 का है तो वो हो जाता है 2.75, और अगर कार्बन sp का है तो वो हो जाता है 3.25 का। ये और ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ 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 सर। समझ रहे। इट इज क्लियर। अच्छा, मैंने ये बात क्यों बताई आपको, उसका रीजन समझो ना यार। ऐसे तो बताई नहीं है यार, कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा ना, तो वो लॉजिक समझना है कि यार मैंने ऐसा क्यों बताया। देखो मैंने ताकि हमको ऐसे मालूम पड़ जाए कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ज्यादा शिफ्टिंग कहाँ पे हाँ, होगी। शिफ्टिंग कहाँ होगी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनों का जब तुम मूवमेंट देखोगे तो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट का पता तो तभी लगेगा ना जब आपके पास दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ये सुनो, हाँ हाँ सर। ठीक है ना। तो अब आप वापस से आइए अपने एग्जांपल पे आइए, ऊपर वाले एग्जांपल पे। तो अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल पे बात करूंगा तो यार क्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव है और हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो है 3.04। हमें पता लग गया अब, ये रहा क्लोरीन। और जो कार्बन का है वो है 2.5। तो क्या हुआ कि क्लोरीन हाइड्रोजन की सॉरी क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ। तो आपने कहा कि सर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट तो डाइपोल में भी होता था, तो आप इसे डाइपोल क्यों नहीं कह रहे हो? तो मैंने कहा मैं डाइपोल इसको इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि इस क्लोरीन का इफेक्ट इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पे भी है और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पर भी है। जबकि डाइपोल जो होता है वो दो ही एलिमेंट के बीच में काम करता है, चेन में काम नहीं ओके करता है। सर। हाँ, अब समझ में आ रहा जो है। चेन में काम कर रहा है ना वो इंडक्टिव है। डिस्प्लेसमेंट तो सिग्मा का ही है, लेकिन अगर आप कार्बन चेन में उस चीज को देख रहे हो तो तुम उसे इंडक्टिव बोलना, और किसी दो एलिमेंट के बीच में उस डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हो तो उसे क्या बोलना, डाइपोल बोलना। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या क्या ये जो क्लोरीन है ये क्या ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है? हाँ खींच रहा है। क्या सेकंड नंबर के कार्बन को भी खींच के इलेक्ट्रॉनों को भी खींच रहा है? हाँ खींच रहा है। क्या थर्ड कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को भी खींच रहा है? हाँ खींच रहा है। लेकिन क्या ये इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम होता जा रहा है? हाँ तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट भी होता है। कैसा इफेक्ट है भैया? डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है। और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ये इफेक्ट क्या होता है, कम कम होता होता है। जाता है। दैट मीन्स ये इफेक्ट आफ्टर थर्ड और फोर एटम्स दिस इफेक्ट इज व्हाट, नेग्लिजिबल, खत्म मान लेते हैं इसको। ठीक है। क्या आपने, अब एग्जांपल समझिएगा, क्या मैंने इस CCl बॉन्ड के अंदर क्या मैंने कहा था क्लोरीन से कि इलेक्ट्रॉन खींचो तुम? नहीं, मैंने तो नहीं नहीं कहा। क्या मैंने कोई रिएक्शन करवाई कि तुम इलेक्ट्रॉन खींच लो? नहीं, मैंने वो भी नहीं कहा। क्या बॉन्ड बनने के बाद क्लोरीन ने खुद अपनी पावर से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा था? यस, खुद ने खींचा था। इसलिए ये इफेक्ट कैसा हुआ? क्या ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है या ये एक परमानेंट इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि अब हम पॉइंट्स लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट is a permanent effect. Permanent effect. Second point,
Inductive effect is distance dependent. Inductive is distance dependent. And after third or fourth atom, inductive effect not considered. ठीक है ना, उसके बाद तो इस इफेक्ट को कंसीडर ही नहीं किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अब बात करते हैं, दैट मींस इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। ये सुनो, यस सर। हाँ सर, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा। यस, तो यहां लिख सकते हैं कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आई क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। अगर तुम स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करो, याद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ना, वो अप्रोक्स क्या रहता है? 0 होता है। इंडक्टिव इफेक्ट है ना ऑफ हाइड्रोजन अप्रोक्स व्हाट? 0। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है। बस केवल आपको इतना बताना है कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो लिखो, फाइंड molecules which show inductive effect. Find molecules which show inductive effect. ठीक है, फर्स्ट सॉल्व करिए भाई। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
सर आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं सर, सिर्फ एक को। नहीं भाई, हम करेंगे तो सारे करेंगे, हम एक क्या करेंगे। नहीं सर, क्योंकि हमको भी ट्राई करना है ना सर, इसलिए। ओके, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.5, कार्बन की होती है 2.5। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आ गई अब? बताओ। दिस कार्बन इज sp3, दिस यस कार्बन इज सर, ऑल्सो sp3। यस दोनों सर। की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है? 2.5 2.5 2.5। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, यानी कि इसके अंदर नहीं कर इंडक्टिव पा इफेक्ट रहा है, क्योंकि नहीं सेम है। सेम है, यस, कुछ नहीं कर पा रहा है ना सर, इसलिए। यस, तो ये चेक करना ओके है, सर, हाँ यही आपको चेक करना है। ओके सर। ओके, डन, एक डाउट था डू सर, दैट। अगर sp3 होगा और sp2 होगा, शायद उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ऑब्वियसली देखो, मैंने sp3 और sp2 में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बता रखा है, देखो। हाँ, उससे यूज करना है। ओके सर, अब समझ में आ गया। सर आप एक बार स्क्रॉल कर सकते हैं सर क्वेश्चंस के साइड। देखिए, नेक्स्ट सॉल्व करूं मैं क्वेश्चन अब। फोर्थ वाला होगा। थर्ड वाले यस की सर, बात करो सॉरी, पहले। बिकॉज थर्ड वाला SCH। होगा। होगा। यस। थर्ड वाला यस बिल्कुल। यस सर। नेक्स्ट फोर्थ वाला। फोर्थ होगा। होगा सर, CH3 और CH डिफरेंस होगा फिफ्थ, ना सर। फिफ्थ, होगा। फिफ्थ, यस सर। सिक्स, रहेगा। होगा सर। सेवन। सेवेंथ भी होगा। बहुत कम राइट, होगा, लेकिन तो होगा, क्योंकि थर्ड कार्बन तक एक्सटेंड हो सर गया। आप सेवेंथ वन का एक बार रीजनिंग दिखा सकते हैं सर, थोड़ा। बिल्कुल, सेवंथ में अगर हम बात करेंगे तो दिस कार्बन इज sp2, हाँ। दिस कार्बन इज sp2 एंड दिस कार्बन इज sp3। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा, ओ ओके सर, गॉट इट। तो इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट हो गया। हाँ सर। यस और नो? यस सर। हाँ। क्लियर ना? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि यार इंडक्टिव इफेक्ट तो हमें समझ में आ गया, हमने ऑर्डर भाई कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस से भी हम काम चला लेंगे। लेकिन स्मार्ट क्वेश्चन करने का तरीका ये नहीं होता है, स्मार्ट क्वेश्चन करने का तरीका ये बिल्कुल नहीं होता है। स्मार्ट क्वेश्चन करने का ट्रिक ये होता है कि आप जल्दी से आंसर को है ना दे पाए। अच्छा, आंसर को दे पाए ठीक है, दे देंगे, वो कोई इशू भी नहीं है, वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, चलो समझ लेंगे इस चीज को भी। प्रॉब्लम ये है कि यार इंडक्टिव इफेक्ट कितने कैटेगरी का होता है। अब देखो, समझो आप ध्यान से, मैंने क्या करा कि एक दो सिचुएशन मैंने आपको सामने ऐसे ही, मतलब ऐसे ही दिखाया मैंने आपको। एक सिचुएशन तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि मैंने क्या करा, यहां पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ Cl है, और यहाँ पर क्या करा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ O नेगेटिव है। अब क्योंकि क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन क्लोरीन न्यूट्रल है, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये खींचने के बजाय इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। तो यानी कि अगर तुम कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर लेके जाओ, दूर लेके जाओ, यहाँ पर कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, क्लोरीन की तरफ,
तो जब कार्बन चेन, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारा आंसर कार्बन को देख करके दिया जाता है आंसर। तो अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर जाएगा तो माइनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? माइनस इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जा रहा है तो उसे कौन सा इफेक्ट बोला जाता है? प्लस। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं ना, वो दो कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? एक प्लस आई इफेक्ट, और एक कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। अगर कोई कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी कि कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है, तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अटैच है तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अरे यार, हाँ सर। यस और नो। तो हमने Yes, sir. कहा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो कैटेगरी का हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट की दो कैटेगरी की, दे आर टू टाइप्स। दे आर टू टाइप्स। एक होता है माइनस आई इफेक्ट, एक होता है प्लस आई इफेक्ट। दो कैटेगरी। ठीक है ना? बताओ माइनस आई कब बोला जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। जब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। और प्लस कब बोला जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ आएगा, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ। और ये कैसे के साथ आएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ। क्लियर ना? तो ये लिस्ट मैं आज नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना?